हेलो एवरीवन, आज हमारा न्यूरोलॉजी पार्ट 3 है। इससे पहले हमने गुलियन बारे सिंड्रोम एंड हमने मेनिंजाइटिस कंप्लीट कर लिया है। टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट स्ट्रोक। स्ट्रोक पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं। डायनेमिक क्वेश्चन का मतलब होता है एक ऐसा क्लिनिकल क्वेश्चन जो आपको मतलब ऑन द स्पॉट आपको समझना पड़ेगा और उसका ऑन द स्पॉट आपको आंसर बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। लाइक जहां पर हम स्ट्रोक में ब्लंडर करते हैं वो होती है उसकी मैनेजमेंट, क्योंकि हम मैनेजमेंट भूल जाते हैं स्ट्रोक की, क्योंकि हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं होते, राइट। तो वही सेम रखेंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा थोड़ा चिट चैट और अपना काम फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस भी करने हैं हमें। एंड यस, एक कमेंट आया था कि मैं ना बोर्ड नहीं देख पाते हम लोग, सो ये बोर्ड आप लोगों के लिए नहीं है, ये जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए कि मेरे को पढ़ाना क्या क्या है आज। आपके पास अपने खुद के नोट्स है, प्लीज लर्न फ्रॉम देम। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ आपको, लाइक बहुत इजीएस्ट वे पॉसिबल मैं एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ, ताकि आपका टाइम एक्सप्लेनेशन खुद से फाइंड आउट करने में टाइम वेस्ट ना हो। इट्स जस्ट दैट, ठीक है। तो अभी हम स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक को हम जो है वो सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं, राइट। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स, ब्रेन की ब्लड वेसल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दो तरीके का होगा। इश्कीमिक, ये मेरी पूरी ब्लड वेसल है, यहाँ पे बीच में एक क्लॉट बन गया तो आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इश्कीमिक स्ट्रोक कहेंगे। एक होता है हेमरेजिक, ब्लड वेसल फट गई तो दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इश्कीमिक स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मोस्ट कॉमनली हार्ट में प्रॉब्लम देखी जाती है दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, राइट। एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से जो एम्बोलस है वो हार्ट में से ट्रेवल करके कहां चला जाता है? ब्रेन में चला जाता है। वेरी इजी। एक ब्रीफ दे दिया मैंने आपको, स्ट्रोक है क्या चीज, राइट। दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं, ये मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया। अब हम स्टार्ट करें ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट मतलब धीरे धीरे आने वाला इश्कीमिक अटैक, राइट। ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक के अंदर स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं, बट वो स्ट्रोक वाले सिम्टम्स जो है वो 24 आवर्स के अंदर खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब उसका कट ऑफ टाइम 24 आवर्स है। उसके बाद आता है यहाँ पर कि ना वो रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं इन लेस देन 1 आवर। अगर ये सारे सिम्टम्स जो है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट नहीं हुए इवन आफ्टर 24 आवर्स, फिर हम बोलते हैं इट इज अ फुल ब्लोन स्ट्रोक। तब हम उसे बोल देते हैं कि पूरा स्ट्रोक है। अब कौन कौन से फीचर्स आते हैं? फीचर्स, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है? फेशियल वीकनेस होएगी, आर्म वीकनेस होएगी, स्पीच डेफिसिट होएगा एंड टाइम इज न्यूरॉन। व्हाट इज टाइम इज न्यूरॉन? आप जितना ज्यादा डिले करते जाओगे उतने ज्यादा आपके न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होते जाएंगे। इवन कुछ कुछ केसेस में जो होता है वो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ब्लाइंडनेस लाइक ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस, थोड़ी देर के लिए वो कुछ टीवी देख रहा था, थोड़ी देर के लिए उसे दिखना बंद हो गया, दैट इज एमायूरोसिस फ्यूगेक्स, आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक जो है वो क्या होता है, राइट। अब आता है इसका मैनेजमेंट क्या है। जहां पर हम ब्लंडर करते हैं वो है इसकी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक बंदा है, अगर कोई मेरे पास जो है वो 4.5 आवर्स से पहले आ गया तो मैं क्या करूंगी? थ्रोम्बोलाइसिस। ये ब्लड वेसल थी, बीच में एक क्लॉट था, क्लॉट को हम थ्रोम्बस बोल सकते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस उसे तोड़ देना, लाइसिस मतलब तोड़ देना। कैसे तोड़ेंगे? डैप से, डुअल एंटी प्लेटलेट थेरेपी, दैट इज व्हाट, दैट इज क्लोपिडोग्रेल एंड एस्पिरिन से। इवन हम नोएक भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। हम 4.5 आवर्स से आप उसे एक्सटेंड करके 6 आवर्स तक ले जा सकते हो, बट उसके बाद नहीं कर सकते आप वो चीज, राइट। अब कोई बंदा है जो कि मेरे को 6 घंटे के भी बाद आया है, अब मैं क्या करूंगी? अब यहाँ पर दवाइयों से काम नहीं चल सकता। लाइक क्लोपिडोग्रेल एंड एस्पिरिन क्या थी? दवाइयां थी ना दो। अब इनसे काम नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करनी पड़ेगी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। अब मैं एक इन्वेजिव प्रोसीजर कर रही हूँ, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। एक्टमी का मतलब क्या होता है? उसे लेकर आना वहां से, एक्टमी काट देना, वहां से थ्रोम्बस को वापस लेकर आना विद स्टेंटिंग। और वहां मैं स्टेंट भी डिप्लॉय कर रही हूँ। स्टेंट कौन सा होता है? निटिनॉल का स्टेंट होता है। निटिनॉल मींस निकल प्लस टाइटेनियम का स्टेंट होएगा। क्यों? क्योंकि ना क्लॉट की शेप ले लेता है, इसलिए हम निटिनॉल का स्टेंट डालते हैं। हम जो है वो करते कैसे? मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते कैसे? पहले मैंने फेमोरल आर्टरी के अंदर से जो है वो एक्सेस लिए, एक वायर डाली। वायर डालने के बाद मैं एओर्टा से कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ब्रेन की सप्लाई का एक्सेस ले लिया मैंने। उसके बाद क्या होगा? वहां पे हम एक माइक्रो कैथीटर होता है वहां पे हमारे पास, और स्टेंट होता है। बलून को इन्फ्लेट किया, स्टेंट ने जो है वहां से अपना जो क्लॉट था उसे पकड़कर वहां से निकाल दिया, एक्टमी काट के ले आए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, ये हम करते कैसे हैं। जब भी ट्रांजिएंट इश्कीमिक अटैक, मैंने मैनेजमेंट आपको पहले ही बता दिया, राइट।
भाई ऐसा थोड़ी ना है कि बंदे को स्ट्रोक आएगा और वो एकदम से मर जाएगा, नहीं यार, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर्स हैं, राइट। हमारी बॉडी जो है वो हमें हॉस्पिटल जाने से पहले बचाने की कोशिश करती है। मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म्स चलते हैं। मैंने आपको मैनेजमेंट पहले इसलिए समझाया था कि आप वहां ब्लंडर ना करो, बट द स्टोरी इज कंटिन्यूइंग। ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक था, मेरी बॉडी कॉम्पनसेट कैसे करेगी? मेरी बॉडी के अंदर एक छोटा सा क्लॉट बन गया है, मेरी बॉडी के पास एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स है, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, एंटीथ्रोम्बिन 3, ये एंटीकोएगुलेंट है, ये कॉम्पनसेशन चलाने की कोशिश करेंगे और इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, राइट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इजी। अब आता है हमारे पास एक बंदा है, उसके अंदर मेरे को पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर स्ट्रोक हो सकता है या नहीं हो सकता? वो हमें पता लगता है ABCD D2 स्कोर की हेल्प से। ए फॉर बंदे की एज कितनी, जितनी ज्यादा एज होगी उतने ज्यादा चांसेस है। बीपी कितना, जितना ज्यादा बीपी, हाइपरटेंशन ज्यादा होगा तो हेमोरेजिक स्ट्रोक के चांसेस बढ़ेंगे। सी फॉर क्लिनिकल फीचर्स क्या है? मैंने अभी जस्ट आपको क्लिनिकल फीचर्स बताए थे। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स थे? फेशियल वीकनेस होना, आर्म वीकनेस होना, स्पीच डेफिसिट होना एंड टाइम इज न्यूरॉन। D2 है ना, 2D, एक D का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन, कितनी देर से ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं। दूसरा D किसके लिए होता है? डायबिटीज मेलाइटिस। एक बंदा जिसको हाइपरग्लाइसीमिया रहता है, जिसकी शुगर लेवल जो होती है वो अंडर कंट्रोल नहीं रहती, उस बंदे के अंदर कोई भी दवाई देना और या फिर उस पर ऑपरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, राइट। तो हमने स्ट्रोक के बारे में क्या क्या सीखा? स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक किसको कहते हैं, मैनेजमेंट जो है वो आप कैसे करोगे, ABCD D2 स्कोर किस लिए होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा एक हमारे पास स्ट्रोक की इमरजेंसी में आया है, स्ट्रोक की इमरजेंसी में आया है, तो हम किसी भी इमरजेंसी में हमारा एक नॉर्मल क्या रहता है? ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, राइट, वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे जो है फिर हमें ग्लूकोज लेवल्स चेक करने पड़ेंगे। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्योंकि हम ABCD D2 स्कोर के अंदर डायबिटीज के बंदे को इंक्लूड करते तो ग्लूकोज लेवल्स चेक करने पड़ेंगे। NCCT हेड जो है, अगर वो एक फुल ब्लोन स्ट्रोक के अंदर बंदा आया, हाइपोडेंसिटी का मतलब क्या है? एक एरिया जिसका आपको ना कलर कम दिखाई दे रहा है, हाइपोडेंसिटी। वो किस वजह से? वहां पे इश्केमिक स्ट्रोक। अगर हाइपर डेंसिटी बहुत ज्यादा वाइड दिखाई दे रहा है, दैट इज हेमोरेजिक स्ट्रोक, राइट। NCCT हेड के अंदर जब ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक होता है ना, तब आपको विद इन 1 आवर कोई भी फीचर ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपका पूरा का पूरा स्ट्रोक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया है। इसमें मेजरली सिर्फ जो हम हेमी नेग्लेक्ट, हेमीप्लेजिया ये सब पढ़ते हैं, ये डिपेंड करता है कि मेरे पूरे ब्रेन की कौन सी टेरिटरी की आर्टरी जो है वो खराब हुई है, राइट। दैट इज लाइक थोड़ा सा आई गेस थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस का फॉर FMG आई गेस, ठीक है। तो वो वाला पार्ट आप देख लेना। ऊपर से पता होना चाहिए कि लाइक अगर वर्निक्स एरिया खराब हो जाएगा तो कौन सा एफेजिया होता है, और मतलब ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर फ्रंटल वाली अगर आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी खराब हो गई तो क्या होगा, मिडल सेरिब्रल आर्टरी खराब हो गई तो क्या होगा, लाइक हेमीप्लेजियस बिकॉज ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी अगर खराब हो जाती है, मेजोरिटी ऑफ टाइम मिडल सेरिब्रल आर्टरी ही जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, राइट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट स्ट्रोक पढ़ लिया है, राइट। यहाँ पे मैंने आपको विंडो पीरियड बता दिया, मैंने आपको ड्रग्स बता दिया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड ऑन स्ट्रोक, ठीक है। ये वाला टॉपिक काफी इजी था, बहुत डायनामिक क्वेश्चन आया था। आपको एक डायनामिक क्वेश्चन में बताने की कोशिश करती हूँ। लाइक एक फीमेल है जो कि मे बी 60+ फीमेल है, डायबिटिक है, उसको जो है वो पिछले 7 आवर्स से ये सारे फीचर्स है। अब आप क्या करोगे? वो आपको 4 ऑप्शंस देगा जो कि थोड़े लेंदी ऑप्शंस होंगे। प्लीज मेडिसिन के क्वेश्चंस में ना थोड़े डायनेमिक क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो, थोड़े लॉन्ग ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट करो। यस, वो हमसे यही मांगते हैं। जैन वाले एग्जाम में भी यही सेम था, उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती है। कभी भी लंबे वाले क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, वो इजी होते हैं, काफी इजी होते हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो आप बहुत इजिली कर सकते हो उसे, राइट। तो अभी हमने स्ट्रोक खत्म कर लिया। कल आई गेस हम लोग एल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिजीज पढ़ेंगे एंड इवन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस यार बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। वही डॉसन फिंगर्स वगैरह दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, राइट। और आज तो कुछ ऐसा भी नहीं था, सॉरी कल वाली वीडियो इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी थी। इवन इंटर्नशिप का भी काम धीरे धीरे चल रहा है तो वहां पे भी थोड़ी बिजी हूँ अभी, बट ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे। अभी तो न्यूरोलॉजी कंटिन्यूड रहेगा, उसके बाद देखते हैं या तो रीनल सिस्टम उठाएंगे या फिर कार्डियोलॉजी उठाएंगे, डिपेंड्स की लोग क्या बोलते हैं मेरे को और आगे पढ़ने के लिए। बट प्लीज डेली पढ़ाई करो, डेली क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन करने ही करने, बहुत कम टाइम रह गया है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, पढ़ाई करना। प्लीज पढ़ाई करो। थैंक यू।